मैं आप लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बुलाने पर आप लोग आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मुझे कुछ 20 दिन हुए हैं जो ये चेयरमैनशिप मिली है मुझे। इससे पहले जो थी अपना बॉडी कोई अलग थी, बट जब मैंने इसको स्कूल को संभाला तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर फ़ंड्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। स्कूल में फ़ंड्स नहीं है, बच्चों के लिए रिसोर्सेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हम लोग कहीं से भी बाहर किसी से भी संपर्क करना चाहते हैं और बच्चों के लिए रिसोर्सेज लाना चाहते हैं तो फंड्स की कमी की वजह से हम उन रिसोर्सेज को ला नहीं पा रहे हैं। इस वजह से मैंने प्रशासन में भी बात की थी। मैंने हमारे जो माननीय डिप्टी कमिश्नर जी हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो हैं इस स्कूल को वापस से जो है प्रेसिडेंटशिप जो है उनके डिप्टी कमिश्नर सर के पास अगर वो संभालें स्कूल को तो इसमें फ़ंड्स की कोई कमी नहीं आएगी। प्रशासन ने हमें अभी आश्वासन दिया है कि वो इसको लेके जो है विचार करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो बाढ़ की वजह से इतना कुछ चल रहा है, तो शायद अभी प्रशासन भी इस मामले में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो इस पर अभी काम हो नहीं रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने जो सिरसा में लोग हैं, हमारे शहरवासी हैं और हमारे जो प्रशासन में डिप्टी कमिश्नर सर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों के लिए प्लीज़ आगे आइए। और इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का बेटा जो है वो टोटली ब्लाइंड है। और जब मैंने मेरे बेटे को संभाला, मैंने मेरे बेटे को आगे शिक्षा के लिए मैं लेकर गई, मैंने आज तक अपने बेटे को स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये बच्चे हैं, हम इनको जब एक अलग तरीके से अलग स्कूल में रख देते हैं तो इनकी एक अपनी एक दुनिया बन जाती है अलग से। इनको एक एक्सपोजर नहीं मिलता सब बच्चों के साथ, इनको ये नहीं पता लगता कि हाँ एक बाहर भी एक दुनिया है। तो मैंने मेरे बेटे को हमेशा मेन स्ट्रीम में रखा और मेरा ये मानना है कि इन बच्चों को भी जो है हम रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएं, इन बच्चों को इस दुनिया से बाहर लेके जाएं, इनको मेन स्ट्रीम में लेके जाएं, इनको और भी ज़्यादा एक्सपोजर करने का मौका मिले, अपने आप को प्रूव कर पाएँ। इससे पहले भी मैंने आज से 3-4 साल पहले वॉलंटियर सर्विस देकर 6 बच्चों को इंटीग्रेट किया था। जो आज वो जो 6 बच्चे हैं वो फुल फी कंसेशन पे सिरसा स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि वो बच्चे 6 के 6 बच्चे जो हैं आज मेरिट लिस्ट में हैं। और खाली वो 6 बच्चे भी और साथ में जो मेरा बेटा है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बना चुका है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बना चुका है, 10 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुका है। और आज एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे ऑल ओवर हरियाणा में मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा खुद का जो बच्चा है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है इंक्लूजन एजुकेशन के लिए। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए तो हर माँ करती है, मगर इन बच्चों का कैसे होगा? क्योंकि जब मैंने अपने बेटे के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे बहुत हर्डल्स के साथ निकलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली थी। मुझे कहा गया कि ये बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, इन बच्चों को आप कुर्सी बनवाइए, आप इन बच्चों को म्यूज़िक करवाइए, ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। बट मैंने वो एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। जब मेरे बेटे को, मैं इतनी संपन्न फैमिली से होके मेरे बेटे को इतनी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं मानती हूँ कि इन बच्चों के तो माता पिता भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन बच्चों को कितनी परिस्थितियों से, कितनी दिक्कतों से निकलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये बात कहूँगी कि बिना फंड्स के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं अपनी मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन बिना पैसे के मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इन बच्चों पे जो है गौर कीजिए और आगे आइए और हमें प्लीज़ फंड्स प्रोवाइड करवाइए। 15 महीने से जो है सैलरी नहीं मिली है। ये जो हमारे टीचर्स हैं आप देख रहे हैं, इनको 15 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो सोचिए ये भी अपना घर कैसे चला रहे हैं। ये तो मैं इन लोगों का उपकार मानती हूँ कि इतनी सैलरी मिलने के ना बाद भी ये लोग अपना यहाँ पे पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप आगे आइए और सिरसा जन जो है, हमारे सिरसा में जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ आगे आइए। और अगर एक एक व्यक्ति भी आगे आकर कुछ भी मासिक जो है अपना डोनर बनता है तो इसमें भी हमारी बहुत मदद हो जाती है। थैंक यू। मैडम, इसमें कितना स्टाफ है, कितने बच्चे हैं, कितना खर्चा इसका मंथली पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। हमारे यहाँ पर 38 बच्चे हैं और स्टाफ हमारे यहाँ पर, हाँ जी, 40 है,
14 है हमारे यहाँ पर स्टाफ। जो हमारा मंथली एक्सपेंस है वो लगभग 2-2.25 लाख के आसपास होता है। जो हमारी टीचर्स की हम सैलरी मिला लें, ये तो मैं 2.25 तो आपको मिनिमम बता रही हूँ। अब ये तो बिजली का बिल है, मान लीजिए कभी कम कभी ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें और भी एक्सपेंसिव। आज मान लीजिए कोई स्कूल का कोई हमें रेनोवेशन करवानी है, कुछ टूट हो गई है, वो तो हम इसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें 2-2.25 लाख के आसपास भी अगर हमें ये मंथली एक्सपेंस मिल जाता है तो कम से कम हमारे पास हर महीने ये स्थिति नहीं होती कि आज उसकी सैलरी देनी है कहाँ से दे, आज उसका ये खर्चा कहाँ से दे। बच्चे हैं, मान लीजिए कोई भी अगर बच्चों को कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें एक सिर पे एक टेंशन रहती है कि भी कैसे करें इस चीज़ को। एक एक रुपये को हमें सोच समझ के जो है कदम उठाना पड़ता है, एक एक रुपये के लिए। लंबे समय से एमएलए से या किसी मंत्री से या केंद्रीय मंत्री से कोई ग्रांट आई है, कितना टाइम से नहीं आई? ये लगभग 2017 में, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। ये जो स्कूल है 2009 में बना था, शायद 2009 में। एक्चुअली सॉरी, मैं अभी 20-25 दिन हुए मुझे जुम्मा तो मुझे इसकी जो पिछली प्रीवियस हिस्ट्री है वो बहुत कम मालूम है। तो प्लीज़ सर आप बताइए। सर, ये स्कूल 2 अगस्त 2009 को इसका उद्घाटन किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा, और जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जाता था। डिप्टी कमिश्नर इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते थे, एडीसी साहब वाइस प्रेसिडेंट होते थे। तो जिला प्रशासन अपने लेवल पे दानी सज्जनों के सहयोग से इसके लिए फंड QY कर रहा था। 2017 तक डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में चला है। श्रीमती शरणदीप बराड़ जी डिप्टी कमिश्नर थी मैडम, उन्होंने इसके पद को छोड़ दिया था। उसके बाद ये स्कूल प्राइवेट चेयरमैनशिप में चल रहा है। जैसे अब अभी मैडम मिसेज रमता सोनी जी को बनाया गया है, लेकिन फंड के इश्यू इसलिए रहते हैं, अगर जिला प्रशासन का सहयोग रहेगा तो फंड जुटाने आसान हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और मैडम भी मतलब बहुत ज़्यादा पेन लेके काम कर रही है। जैसे जब से मैडम ने ये पद संभाला है तब से मैडम दिन रात फंड जुटाने के लिए फेसबुक पे वीडियो, आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। तो मैडम ये चाह रही है स्कूल में बिना फंड के बच्चों को जैसे जो रिसोर्सेज है जो मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं सर। जैसे इन बच्चों का इंक्लूजन कर रहे हैं हम, इंक्लूजन के बावजूद इन बच्चों के लिए जैसे प्राइवेट स्कूल सिरसा स्कूल वाले कोई फीस नहीं लेते हमारे से, लेकिन फिर भी उसके बाद उन बच्चों के लिए बुक्स वगैरह हैं, उनकी वर्दी है, इनकी किताबें हैं, सुबह का नाश्ता है, लैपटॉप्स हैं इनके लिए, टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले जाव सॉफ्टवेयर होता है इनके लिए। तो अवेलेबल करवाने में मतलब काफ़ी खर्चीली पत्ती है ये। तो सर मेरा सवाल ये था कि सरकार के मंत्रियों से, MP से, MLA से लास्ट टाइम में कब ग्रांट मिली स्कूल? लास्ट टाइम सर अशोक तंवर जी ने दिया था इस स्कूल को फंड 5 लाख रुपए। कब दिया? ये सर लगभग जब वो MP थे। जब वो MP थे सर, उनके कार्यकाल में मिला था सर। जी सर। उसके बाद से कोई सरकार की तरफ से एक 5 लाख रुपए डी साहब की तरफ से 2-3 महीने पहले दिए गए थे, लेकिन वो खाली उसके लिए थे सर कोई मतलब इक्विपमेंट खरीद सकते हैं उनके। तो उनके लिए ना बच्चों के लिए ब्रेलर, एक टाइपिंग मशीन होती है जो डॉटेड सॉफ्टवेयर में काम करता है सर, वो ब्रेलर खरीदे गए इन बच्चों के लिए। यानी रनिंग एक्सपेंसेस के लिए सर कोई कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर। तो पिछले कितने टाइम से सैलरी नहीं मिली है? सैलरी सर एक वर्ष से बकाया सर, 12 महीने हो चुके हैं। 15 महीने हो गए। 15 महीने सर। तो ये जो आप चेयरमैनशिप की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट लोगों में, तो ये इसका क्या सिनेरियो रहता है? कौन लोग बन सकते हैं? जिनके बच्चे हैं वो इसमें मेंबर हैं, कौन है, क्या है? नहीं, जो सर 31 लाइफ मेंबर हैं स्कूल के जी, इनमें से जैसे सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कौन स्कूल का प्रधान होगा। डिप्टी कमिश्नर होते हैं तो एक्स ऑफिशियो वही मतलब एज इट इज बन जाते हैं ट्रांसफर के बाद, लेकिन अगर प्राइवेट मेंबर में से किसी को बनाना है तो सर्वसम्मति से बनाया जाता है। अभी मैडम को बनाया गया 20-25 दिन पहले सर, जो संस्था की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था। कितने लोग हैं कार्यकारिणी? कार्यकारिणी में सर टोटल आजीवन मेंबर तो 31 है और कार्यकारिणी में 7 सदस्य हैं सर। 7 सदस्य निर्णय लेते हैं? नहीं, आजीवन सदस्य भी बैठक में आते हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि इधर हम एक रिसोर्स सेंटर भी बनाएं बच्चों के लिए। जो है अब हम लोग NVDA जो सॉफ्टवेयर आता है हमारा, जो बच्चों को हम लोग लैपटॉप में डालकर देते हैं, जिसके थ्रू बच्चे अपनी एजुकेशन को पढ़ते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि ब्रेल बुक्स आती है हमारे यहाँ पर, तो वो ब्रेल बुक्स के जो डॉट्स होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि तीसरी तक तो हम बच्चे को ब्रेल में पढ़ाते हैं, चौथी के बाद जो है हम चाहते हैं कि बच्चों को हम लैपटॉप पे लेकर आए। उसके 2 कारण हैं, एक तो हमारा जो ब्रेल बुक का खर्चा होता है वो बचता है, दूसरा कारण ये होता है कि जब हमारा बच्चा चौथी में मेन स्ट्रीम में जाता है, अगर हम उसको वहाँ एडमिशन दिलवाते हैं
बाकी बच्चों के साथ वो बैठता है, तो वो ब्रेल जो होती है वो हर कोई नहीं पढ़ पाता। तो जो लैपटॉप होता है वो बहुत ईजी होता है उसको हैंडल करना। बच्चा लैपटॉप के थ्रू पेपर देता है अपना, प्रिंट आउट में उसका पेपर निकल जाता है, जो कि बाकी टीचर्स के लिए भी उसको समझना और चेक करना बहुत आसान है। जो मेरा बेटा है खुद का, वो कक्षा तीसरी से लैपटॉप पे है और वो अपने लैपटॉप के थ्रू अपने एग्ज़ाम्स देता है और बड़ी ईजिली देता है। उसको उसके टीचर्स को, उसके स्कूल के टीचर्स को या उसको कभी भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आज जागरूक हो रहे हैं और इन बच्चों को मौका दे रहे हैं। जैसे सतलुज स्कूल ने जो है मेरे बेटे को मौका दिया और बड़े खुले दिल से उसको स्वीकार भी किया और उसको सारे टीचर्स सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम स्कूल्स हमारे अवेयर हो रहे हैं तो क्यों ना हम एक कदम ऐसा उठाएं कि इन बच्चों को सिर्फ एक दायरे में ना बांध कर हम लोग इनको बाहर की दुनिया भी दिखाएं, बाहर भी इनको एक्सपोजर मिले। अगर इन बच्चों को आज हम शिक्षित नहीं करेंगे तो इनके पास है क्या? सिर्फ एक शिक्षा ही तो है जिसके माध्यम से ये लोग अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे चलकर हो सकता है कि पता नहीं कहाँ जाके इनको भी किसी से मांग कर ही खाना ना पड़े। प्रशासनिक अधिकारी से कुछ क्या अब तक कितनी बार बात हुई और क्या उनका रवैया रहा? मेरी अब हमारे जो माननीय डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे मैं 2 बार मिली हूँ और हम लोगों ने उनको सारी स्कूल की जो हमारी आज की कंडीशन है वो हमने उनको जागरूक भी करवाया था। और ऐसा नहीं है कि सर ने हमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव रिस्पांस दिया है। सर ने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें कहा कि वो जो है इस बारे में विचार करेंगे। तो पिछले दिनों जो ये बाढ़ का जो हुआ ये उसकी वजह से जो डी साहब है वो हमारे बहुत व्यस्त हैं, तो इस बारे में दोबारा अभी कोई बात हुई नहीं है।